हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का पेपर जिसका कोड होगा 824 EN। तो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास मिरर अवतल दर्पण है, अवतल मिरर है यानी कनकेव मिरर है, उसमें वस्तु को पूछ रहा है कि वस्तु का जो आकार है वो वस्तु के बराबर ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो ऐसा कौन सा केस होता है वो आपसे ये जानना चाहता है। तो आपको पता है अवतल दर्पण में कितनी केसेज होते हैं, 6 केसेज होते हैं, आपको ये पता होगा। उन 6 केसेज में से वो कौन सी ऐसी केस है जिसमें जो हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के ही इक्वल बनता है। तो ये इसका आपको पता होगा ऐसा कौन से केस में होता है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा ही इमेज बनता है, यानी जो वस्तु की लंबाई होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब की लंबाई भी आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जिसमें वक्रता केंद्र दिया होगा वहीं सही होगा। तो तीसरा केस भी होता है ये, और तीसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे दिया है वक्रता केंद्र पर, तो सही होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। श्वेत प्रकाश की किरण यानी श्वेत प्रकाश की किरण है, यानी वाइट लाइट है जिसे हम एक प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। यदि हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करेंगे तो आपको पता है कि वाइट लाइट क्या करती है। वाइट लाइट का प्रिज्म द्वारा क्या हो जाता है, तो वाइट लाइट का प्रिज्म द्वारा 7 कलर्स में क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है। वाइट लाइट है ना, जो सफ़ेद रंग की प्रकाश होती है, प्रकाश किरण होती है, जब वो प्रिज्म पर पड़ती है तो ये प्रिज्म उसे क्या करता है, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है, जिसमें से प्रिज्म के आधार की तरफ कौन सा रंग होता है, बैगनी, और प्रिज्म के शीर्ष की तरफ कौन सा होता है, लाल। और सबसे ज़्यादा विचलन यदि पूछा जाता है तो किस रंग का होता है, सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो आपसे पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, यानी सबसे कम विचलन होता है, मिनिमम डेविएशन किस कलर का होता है। तो जवाब क्या होगा, रेड का। किसका, रेड का, यानी लाल रंग का सबसे कम विचलन होगा। तो थर्ड ऑप्शन रेड है, ये सही होगा। पूछता है सबसे कम किसका है, तो किसका कहते हैं, वायलेट का यानी बैगनी का। तो हमसे लेकिन सबसे कम पूछा है तो लाल का बताएंगे, यही सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव लेंस के बारे में आपको हमने बताया था, आपको पता भी होगा, और हमें उम्मीद भी है कि आपने सही ऑप्शन हिट किया होगा इसका। अवतल लेंस का उपयोग कह रहा है पहला आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं, यानी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम वस्तुओं को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत ही छोटा बनाता है, तो बड़ा करने के लिए इस्तेमाल जो करते हैं वो उत्तल का करते हैं, तो ये गलत बात है। कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए कह रहा है कि कार की में जो साइड मिरर यानी रियर व्यू मिरर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जी गलत बात है। उसमें तो हम उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग करते हैं, जी बिल्कुल सही होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी आपको यदि मायोपिया हो गया है तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल। हमने याद कैसे आपको कराया था कि अवतल में ज़्यादा अक्षर है तो निकट दृष्टि दोष में भी क्या है, निकट में ज़्यादा अक्षर है, निकट में भी क्या है, ज़्यादा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते थे, अवतल लेंस का, यानी कनकेव लेंस का। ठीक है, तो सभी का अभी तक ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आ रहा है ना, जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं सबका थर्ड ऑप्शन ही राइट आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कह रहे हैं कि आँख में जो लाइट एंट्री करती है उसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे रात में कभी कभार के आप यदि आते हैं तो रोड पर क्या होता है कि गाड़ियाँ आती हैं ना, 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स, तो उसका आपके आँखों में इमेज जब मतलब प्रकाश ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है तो आपको चकाचौंध होता है। उस चकाचौंध को कंट्रोल करने के लिए हमारे आँख में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है लाइट की मात्रा को, तो ये जानना चाह रहा है। कह रहा है पच्छाभी मांसपेशियाँ, ये बिल्कुल ही गलत है। जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, लेंस को अपने ही स्थान पे क्या करना, जूम इन जूम आउट करना, यानी बड़ा या छोटा करना। तो ये हो नहीं सकता, ये कंट्रोल नहीं करता है, ये
पच्छाभी मांसपेशियाँ यानी जो सिलरी मसल्स है उसका काम है केवल और केवल लेंस को एक ही स्थान पर क्या करना, छोटा या बड़ा करना। ठीक है। नेत्र लेंस, आई लेंस कह रहा है, आई लेंस का काम नहीं होता है कि वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करे, इसमें से प्रकाश एंट्री करता है ना, घुसता है, कम या ज़्यादा करने की औकात नेत्र लेंस की नहीं है। अगला लिखा है पुतली। पुतली का मतलब कह रहा है कि पुतली जो है वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करेगी, तो जी बिल्कुल यही सही है। ठीक है। जो पुतली होती है जिसे आइरिस कहते हैं, यही क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ज़्यादा या कम मात्रा में यदि प्रकाश है तो पुतली ऑटोमेटिक क्या होती है, एडजस्ट कर लेती है। यानी अंधकार युक्त कमरे में आप जाएंगे और यदि कम प्रकाश है तो ऑटोमेटिक हमारे आँख की जो पुतली होती है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, फैल जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आपकी आँख ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, तो पुतली क्या होती है उसके इसमें फैल जाती है। और ज़्यादा मात्रा में जब प्रकाश आँख में एंट्री करता है तो उसे उस समय हमारी आँख की पुतली जो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, सिकुड़ जाती है। आँख के अंदर उतनी ही मात्रा की, उतनी ही क्वांटिटी में लाइट को एंट्री करती है पुतली जितने की हमें आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। क्या है, 3 ही सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। इलेक्ट्रिक सर्किट में पूछ रहा है, जो पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है वो कौन सा करेक्ट है। तो आपको बहुत सारे फार्मूले हमने आपको बताए थे, आपको याद भी होगा। P इज इक्वल टू, ओरिजिनल जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से हम V को या I को ओम के नियम की सहायता से हटाकर डिफरेंट टाइप के फार्मूले बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, किसी के टर्म में भी बना सकते हैं। तो फिलहाल P इज इक्वल टू वी आई ओरिजिनल फार्मूला होता है, ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं है ना। तो P इज इक्वल टू आई आर तो ऐसे ही गलत है। यहाँ से दूसरा दिया आई स्क्वायर आर, तो हम वोल्टेज को यहाँ से यदि हटाएं तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर इंटू आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर क्या आएगा, आर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही, आई स्क्वायर आर। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी, यहाँ पे एक शब्द छोटा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी आपको कह रहा है कि ऐसे एक इन्फिनिटी लेंथ का, इन्फिनिटी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, वो खाली कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक विद्युत धारावाही परिनालिका है, परिनालिका, है ना। इस परिनालिका के भीतर आपसे कह रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो वो शून्य होगी, इसके भीतर सभी बिंदुओं पर समान होती है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो आपको पता होगा कि यदि आपके पास सोलेनॉइड है यानी लंबी परिनालिका है, तो लंबी परिनालिका के सिरों पर, यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यदि इसको नॉर्थ माने और इसको साउथ माने, तो जिस सिरे से ये घुसेगी, है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, ये बात आपको पता है, क्योंकि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। और ये जिस सिरे से प्रवेश करेंगी, जहाँ पे ये प्रवेश करती हैं, जिस सिरे से ये प्रवेश करेंगी उसे नॉर्थ कहते हैं, और जिस सिरे से निकल जाती हैं उसे साउथ कहते हैं। तो परिनालिका के भीतर यदि आपसे पूछ रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है, इक्वल 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 होता है परिनालिका के भीतर। इसके बाहर पूछा जाएगा तो इसके बाहर। अगला दे रहा है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। आपसे ये जानना चाह रहा है कि इंडिया में जो कोई भी ऑपरेटस है, एसी उपकरण, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है। पहला लिख रहा है 0 हर्ट्ज, बिल्कुल गलत है। दूसरा 50 हर्ट्ज, तीसरा 60 हर्ट्ज और चौथा 100 हर्ट्ज। मैंने बताया भी था आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो एसी की आपूर्ति है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज कहाँ की है, अमेरिका की। यानी 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेटस इस्तेमाल आप करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो उसकी 1 सेकेंड में, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो उसका राउंड अप वैल्यू होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 होने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 50 हर्ट्ज। अमेरिका की यदि पूछता तो उसका 60 हर्ट्ज होता है, उसका कितना होता है, 60 हर्ट्ज। हमारे यहाँ कितना है, 50 हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन 7वां का क्या होगा, 50 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है आपसे कि आपके पास एक क्या है, अवतल दर्पण दिया है जो कि खंड ब का है। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो दे रखा है खंड ब में, उन्हें करते हैं 1 बाय 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
21 यानी फिजिक्स का जो पार्ट है 21वां क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डाटा कलेक्ट करिए और ये पता करिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको पता क्या करना है मेरा भाई, वक्रता त्रिज्या दिया अवतल दर्पण की, वो निगेटिव लेते हैं तो आर का वैल्यू कितना लेंगे, -40 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। कितना दे दिया, -15। ठीक है, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं, इसलिए यू का वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी इमेज कहाँ बन रहा है वो बताइए हमसे, यानी भी का वैल्यूज पूछना चाह रहा है। लगे हाथ हमसे कह रहा है इसका किरण आरेख भी खींचिए, यानी रे डायग्राम भी आपको खींचना है। तो चलिए इसका रे डायग्राम हम खींचते हैं सबसे पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, फोकस निकाल लेंगे आर की मदद से। ठीक है, जब हमें एफ मिल जाएगा तो हम आसानी से इसका रे डायग्राम भी खींच के दिखा देंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एफ = r/2, है ना। इसका सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। ठीक है, तो f = r/2 मेरे पास एक फार्मूला होता है जो कि फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है। तो r का वैल्यू सवाल में आपको 40 दिया है, -40/2, यानी कैंसिल होकर f = आपके पास आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। f पता लग गया, u पता लग गया, आप आसानी से इसका रे डायग्राम पता कर सकते हैं। विदाउट इसका रे डायग्राम खींचे भी आप आंसर भी बता सकते हैं। आंसर बताने का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आप समझ पा रहे होंगे। 20 दिया है, फोकस दूरी 15 पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो केस नंबर कौन सी, छठा केस हो गया, जहाँ इमेज कहाँ बनेगा इसका, दर्पण के पीछे बनने वाला है। कहाँ, दर्पण के पीछे। कैसा, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, छठा केस होगा ये। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे इस तरह से। ये अवतल दर्पण का क्या होगा, पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। पोल से जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस पे कौन होता है, सेंटर। ये अब से सेंटर भी उतना ही डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, चलिए जी। तो ऑब्जेक्ट को कैसे आप सजाएंगे, मतलब कहाँ पे रखा है कैसे जानेंगे। तो देखिए फोकस दूरी क्या है, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कितना दिया सवाल में, 20 दे दिया है। वस्तु कितनी पे है, 15। तो 15 कहाँ आएगा, 20 के पहले ही आएगा, यानी इधर ही कहीं रखा होगा इसके बीच में। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना दे रखा है सवाल के हिसाब से मेरे भाई, ये 20 दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक वाला। तो 15 कहाँ होगा, इसके बीच में ही कहीं होगा। यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ओ डैश, ओ डैश। अब हमारे पास नियम क्या है कि यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से लौटेगी, फोकस से होके लौटेगी। कहाँ से, फोकस से। ठीक है, तो इधर क्यों खींच रहे हैं मेरे भाई, फोकस तो इधर है ना। तो ये लाइट कहाँ से आएगी, ऐसे। कहाँ आएगी, इधर आ जाएगी ऐसे। ये लाइट में डायरेक्शन दिखाना आपका बेहद ज़रूरी है कि कहाँ जा रही है, किधर आ रही है, बताना ज़रूरी है। कहेंगे अभी तो एक ही रास्ता हुआ, दूसरा रास्ता कहाँ से लेके जाएं लाइट को, तो हम सी से ले जा सकते हैं। कहाँ से, सी से। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस तरह से लेके जाएंगे तो आपको पता है जब सी से जाएगी तो सी से लौट के चली भी आती है। तो इसे पीछे इस तरह से मिलाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे क्या होगा, ऐसे फैलेगा। पीछे ये ऐसे फैलता हुआ आएगा, ये मिलेगा नहीं पीछे कहीं। तो क्या करेंगे इस केस में, हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। क्या ये रियल लाइन से मिलाएंगे आगे इसे, जी नहीं, ये डॉटेड होगा। क्या होगा, ये डॉटेड लाइन होगा, ये सब डॉटेड लाइन होंगे। ये दोनों को आगे बढ़ाने पर जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। और ये इमेज कैसा होगा मेरे भाई, ये डॉटेड लाइन है, ये रियल वाली लाइन नहीं है, ये आभासी लाइन है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा मेरा आई डैश, ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। तो आपसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो आप लिख दीजिएगा स्थिति में। आप यहाँ लिखेंगे स्थिति, ऐसे ब्लैक पेन से ऐसे मतलब हेडिंग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे स्थिति। इसके आगे उसे बता देंगे क्या, क्योंकि भी का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट स्थिति बता दीजिएगा। तो भी का वैल्यू आप निकालिए पहले, उसके बाद एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर पर बनेगा वो भी हम पता कर लेंगे। उसके बाद हम स्थिति लिख देंगे इतना सेंटीमीटर पर, और किरण आरेख तो हमने उसका खींच ही दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप भी का वैल्यू निकालेंगे। भी कहाँ से आएगा, तो आपके पास पता है, आपके पास फार्मूला है, एफ में यू और भी में एक रिलेशन होता है आपके पास। उस फार्मूले को अप्लाई करिए और इसका वैल्यूज निकाल के इसका स्थिति बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं नीचे लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, नीचे लगा देते हैं। तो हम इस चीज़ को मिटा देते हैं और नीचे हम इस सवाल को लगा के आपको स्थिति बता देते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो स्थिति यहाँ पे हम निकालते हैं। स्थिति के लिए हमें पहले भी चाहेगा तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/f = 1/v + 1/u, क्योंकि दर्पण बोला है
दर्पण बोला है तो दर्पण में प आता है, प में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। एफ आपके पास कितना है 20, तो -20 है तो 1/-20, 1/v, भी आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u आपके पास कितना है -15, तो यहाँ लिखिए -15। तो अगले लाइन में हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को पहले चिन्ह हम इसका चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होगा -1/15, 1/15। अब 1/15 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/-20, माइनस चला जाएगा ऊपर तो -1/20 और -1/15 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 1/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। 15-20 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 15-20 का लसा कितना आएगा 60। ठीक है, यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप इस तरह से फैक्टर कर लीजिएगा, आपका जो गुणनखंड होगा वो आपको 60 मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो 20 यानी 60 होगा, यानी -3 होगा, 15 चौको 60 यानी 4 आएगा इज इक्वल टू 1/v। 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1/60 विच इज इक्वल टू 1/v। तो v का वैल्यू कितना जाएगा मेरे भाई, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/v का उल्टा v और 1/60 का उल्टा 60, तो इधर v आएगा इधर 60 आएगा। अच्छा लगने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में v को लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में 60 को लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा v का वैल्यू 60, प्लस आना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रहा है तो v का वैल्यू प्लस ऑलरेडी आ रहा है। यदि गलती से माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, सवाल काट देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड साइड की तरफ जो v का वैल्यू जाएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ चुका है। तो v का वैल्यू कितना आ गया 60। तो अब आप स्थिति में क्या लिखेंगे, ऐसे ये लगाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे स्थिति ऐसे ब्लैक पेन से और उसे बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे भाई, आप कह देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चा ने जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पष्ट जवाब दिया है। तो ये आपका पोजीशन हो जाएगा प्रतिबिंब का, और किरण आरेख कहा था आपने, रे डायग्राम भी बना दिया अच्छे से, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा प्रतिबिंबों को बनने वाले किरण आरेख को बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। वस्तु अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, उत्तल या अवतल, उत्तल किसे कहते हैं, उत्तल। डाइवर्जिंग लेंस अवतल को कहते हैं, किसे कहते हैं, अवतल लेंस को। ठीक है, तो अभिसारी लेंस यानी ये सिकोड़ता है, वस्तु क्या करता है, सिकोड़ता है। तो कह रहे हैं आप उत्तल लेंस बनाइए, है ना। इसका रे डायग्राम आपसे पूछना चाह रहा है वो रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बना देते इसका रे डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक उत्तल लेंस बनाइएगा अच्छे से, है ना। आप लंगड़ा प्रकार की मदद से आप बनाए होंगे अच्छे से, एक बढ़िया सा सुंदर सा क्या कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये इस तरह से लाइनिंग खींचेंगे, है ना, डॉटेड। चलिए, ये बीच में क्या होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, ओ या सी से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो देखिएगा ये होता है प्राइमरी फोकस, ये इसका डबल होता है, यानी इसको कहते हैं F1 और इसे कहते हैं 2F1। सी से जितना डिस्टेंस पर F1 होता है, F1 से उतना ही डिस्टेंस पर 2F1 होता है। सिमिलरली सी से जितना डिस्टेंस पर प्राइमरी फोकस होता है, सी से उतना ही दूरी पर सेकेंडरी फोकस भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप इंचिंग टेप लेके इसे नापेंगे, अंदाजे से आप इसे बना सकते हैं, दैट इज़ F2। ठीक है, और सी से F2 की जितनी डिस्टेंस होती है उतना ही डिस्टेंस सी से 2F2 की भी होती है। जो इसका सेकेंडरी फोकस होता है उसे मेन फोकस मानते हैं और वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है। इसी वजह से कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है। चलिए, वस्तु को कह रहा है कि सी और F1 के बीच में रखें। ठीक है, रख दीजिए। ये कौन सा केस है, छठा केस है, आपको याद होगा ये छठा केस है। ठीक है, चलिए जी, ये आपका क्या है, ओ डैश बोले तो ऑब्जेक्ट है। अब कह रहे हैं कि इसमें इमेज कहाँ बनेगा। छठे केस में आपको पता है इमेज कहाँ बनता है, फाइनली कहाँ बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बन जाता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल यानी आभासी बनता है। चलिए, तो कैसे बनाएंगे, आपके पास 3 रास्ते, कोई 2 रास्ता पसंद करेंगे। पहला रास्ता, हम मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को लेके जाएंगे। मुख्य अक्ष के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन को लेके जाएंगे तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। फोकस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये मेन फोकस है, आप इस फोकस से लेके जाइएगा, इस वाले फोकस से। ठीक है, और बताते रहिएगा लाइट चैप्टर में कि लाइट कहाँ से निकली और कहाँ जा रही है, ये बेहद ही ज़रूरी है आपको बताना। ठीक है, बिना बताए काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा।
चलिए जी, तो ये लाइट गई फोकस से। दूसरा रास्ता कहाँ से लेके जाएंगे, तो आपके पास सी है, क्या है, सी। तो आपको पता है यदि प्रकाशिक केंद्र से लेके लाइट को जाएंगे तो बिना विचलित हुए सीधे क्या होगी, चली जाती है। क्योंकि यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं पतले लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो पतले लेंस के लिए सी से जब लाइट जाती है तो इसमें थोड़ा भी डेविएशन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है ना, ये सीधे आर पार चली जाएगी, इस वजह से सी से लेके जाएंगे। अब कहेंगे ये दोनों एक दूसरे को तो कहीं पे काट नहीं रही है, ये इस तरह इधर फैलती जाएंगी, आगे की तरफ ऐसे फैलेंगी, तो आखिर इन्हें मीट कहाँ कराएंगे, इमेज कहाँ बनेगा ऐसे केस में। तो अब क्या करेंगे, इसे पीछे मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसको पीछे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। पीछे आप स्केल की मदद से इसे मिलाए होंगे, इस तरह से पीछे ऐसे, और इसे भी इस तरह से पीछे आप मिलाए होंगे, ठीक है। इसे पीछे ऐसे मीट कराएंगे आप। अब इन दोनों को पीछे मिलाने पर प्रतिबिंबों की प्रकृति भी आपको बताना है दोनों में, कि जो इमेज बनेगा उसका प्रकृति क्या होगा। प्रकृति बोले तो आभासी होगा कि वास्तविक होगा कि सीधा होगा कि उल्टा, सॉरी आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए जी, ये डाटेड होगा, ये रियल नहीं होगा क्योंकि हम इसे पीछे बैक मिला रहे हैं, इस तरह से इसे डाटेड करेंगे। ये भी डाटेड होगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से तो सच में जाएगी। अच्छा, इनको पीछे इस तरह से मिलाएंगे। ये पीछे मिलाने पे जहाँ भी मीट करेंगे, जहाँ भी मीट करेंगे आप इसे ज़बरदस्ती मत मिलाइएगा, जहाँ मीट करेगा वहीं पे इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरा यहीं पे कहीं मीट करेगा, चलिए जी, यहीं पे कहीं मीट करेगा, चलिए मान लेते हैं यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। यहाँ लिखेंगे आप प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, ये इसका नेचर होगा। दूसरा क्या पूछा था, वस्तु को लिखा था दूसरे वाले में, वस्तु को कह रहा है कि वस्तु फोकस यानी एफ और फोकस के दोगुनी दूरी यानी 2f के बीच रखी गई है। ऑब्जेक्ट को जब f1 और 2f1 के बीच में रखे हैं तो केस नंबर कौन सा है, चौथा वाला, कौन सा, चौथा केस। इस केस में कह रहा है कि कहाँ बनेगा, उसका भी रे डायग्राम खींचना है, तो हम बनाते हैं उसका रे डायग्राम। फोकस से एफ लिखा था यहाँ, चलिए ये और है। तो दूसरे वाले का देखते हैं, वहीं मेरे पास लेंस है यानी उत्तल लेंस ही है, ओके जी, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ या सी। ये इसका प्राइमरी फोकस और ये सेकेंडरी फोकस। F1 2F1, और यहाँ से जितनी दूरी पर प्राइमरी फोकस होता है वो से उतना ही दूरी पर F2 भी होता है, और यहाँ कौन है, 2F2। चलिए इमेज बनाते हैं इसका। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को कह रहा है कि फोकस F और फोकस के दोगुनी दूरी 2F के बीच रखा है, F1 और 2F1 के बीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ओ डैश। चलिए इमेज बनाते हैं। तीन रास्ते हैं, कोई दो रास्ता पसंद करेंगे। पहले मुख्य इसके समांतर लाइट को लेके जाएंगे, कहाँ से लौटेगा, फोकस से, कहाँ से, फोकस से, ये फोकस है, तो लाइट कहाँ से चल जाएगी, इसके फोकस से पैरेलल, इस तरह से, ठीक है, फोकस से जाएगी। डायरेक्शन दिखाते रहेंगे इसमें, लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, ये बताना बेहद ही ज़रूरी होता है लाइट चैप्टर में। तो लाइट फोकस से चली गई, यानी इसका सेकेंडरी फोकस जो F2 है उसको प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, यहाँ से जाएगी। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, दूसरा रास्ता आपके पास है कि यदि फोकस से लेके जाएंगे तो मुख्य इसके पैरेलल बना दीजिए, वो भी सही है। तीसरा रास्ता आप इसको O से लेके जाएंगे, तो जहाँ दोनों मिलेंगे O से लेके जाएंगे तो सीधे आर पार चला जाएगा, तो O से ही लेके चले जाइए, यहाँ से ही ले जा सकते हैं। चलिए अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मीट करेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। आप इसे जब लाइन को ड्रा किए होंगे तो आई होप कि आप स्केल लेके गए होंगे और स्केल की मदद से इसे क्या किए होंगे, खींचे होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये लाइट और ये लाइट दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, यानी परावर्तित किरण, अपवर्तित किरणें हैं,
तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। तो ये बन गया आपका क्या, इमेज। कहाँ बन रहा है इमेज, कहाँ बन रहा है मेरे भाई, इमेज बन रहा है F2 और इन्फिनिटी के बीच में, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। क्या बड़ा बन रहा है मेरे भाई, हाँ बड़ा बन रहा है, किससे, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, नेचर में यदि पूछा जाए तो इसकी प्रकृति भी आपसे पूछा है, तो आप इसका रे डायग्राम आपने बना के उसे दिखा दिया, उसके बाद आप इसका प्रकृति लिख दीजिए, ठीक है। आपसे प्रकृति पूछा है तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, ये वास्तविक है, क्योंकि दोनों लाइट रियल में है, हमने डाटेड से नहीं मिलाया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा जो प्रकृति होगी वो होगा वास्तविक। इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। यानी चित्र बनाया है आपको, फिगर बनाया है आपके पेपर में। कह रहा है कि इस तरह से कनेक्टेड है, बताइए। पहला आपसे पूछा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस पूछा है, और दूसरा क्या है, कुल धारा, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं, आर नेट, उसके बाद आई नेट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन वाले सीरीज को पकड़ते हैं या उन वाले सिस्टम को पकड़ते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, है ना। तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, क्योंकि इसमें 2 रेजिस्टेंस है, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, किसी एक को आप पहले जोड़ सकते हैं। तो फिगर आप सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या, कि 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ये आपको पता है कैसे, क्योंकि समांतर क्रम में कैसे जानेंगे कि ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में धारा को बहने के लिए एक से ज़्यादा डायरेक्शन होता है। यहाँ जैसे ही करंट आएगा ये 2 दिशाओं में क्या होगा, बट जाएगा, इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। तो धारा को बहने के लिए जब एक से ज़्यादा डायरेक्शंस आपको मिलते हैं तो उस क्रम में जुड़े सारे के सारे डिवाइस, सारे के सारे रेजिस्टेंस किस क्रम में माने जाते हैं, पैरेलल आर्डर में, ठीक है। तो 10 ओम 40 ओम के किस क्रम में है, समांतर में। तो यहाँ लिखेंगे 10 ओम व 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आरपी है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध आरपी है। तब आरपी कैसे निकालेंगे, देखिए 2 प्रतिरोध आपके पास हैं, तो 1/RP, ठीक है। 1/RP इज इक्वल टू 1/, इसको आप R1 मान लीजिएगा, ठीक है। फिगर आप बनाइएगा तो इसका नाम दे दीजिएगा R1, इसको आप कह दीजिएगा R2, इसे कहिएगा आप R3, इसे कहिएगा R4 और इसे कहिएगा R5, ठीक है। तो लिखिएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज रखिएगा, 1/R1 कितना 1/10 प्लस 1/R2 1/40, कितना 1/40, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 10 40 का, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। लसर 10 का 40 में 4 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 40 का 40 में जो भाग देंगे वो 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5/40, 5/40। तो 1/RP तो आपको निकालना नहीं, आपको RP निकालना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ से सिंपल इसे रिवर्स करेंगे, तो 1/RP इक्वल टू 5/40, तो RP इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/5। 5 से 40 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से RP कितना आ गया 8 ओम, RP कितना आ गया 8 ओम। इन दोनों को मिला के एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितने ओम का 8 ओम का। उसके बाद क्या करेंगे, ये आगे वाले जो रास्ते हैं जिसमें R3, R4 और R5 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों भी किस आर्डर में है, पैरेलल आर्डर में है, ठीक है। कैसे जाने, यहाँ भी जो करंट आएगा उसको भी बहने के कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते, है ना। यहाँ से इस पार आने के कितने रास्ते, 3, इस रास्ते से भी जा सकती है, इस रास्ते से भी और इस रास्ते से भी। तो इस वजह से ये सारे के सारे यानी तीनों जो उपकरण हैं हमारे पास, ये किस क्रम में जुड़े हैं, तीनों रेजिस्टेंस। तो जवाब है पैरेलल आर्डर यानी समांतर क्रम में। तो इन तीनों का भी नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कि R3, R4 व R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कि तुल्य प्रतिरोध को हमने यहाँ RP माना था, इसको RP डैश मान लेते हैं। क्या है, RP डैश है,
तब 1/rp डैश लिखेंगे। 1/rp डैश आप कुछ भी मान सकते हैं, आप r डबल डैश r ट्रिपल डैश ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने rp लिखा है इसलिए कि p मतलब पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल। r मीन्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल, इस वजह से यहाँ rp माना था इसलिए यहाँ पे कुछ नया मान लिया rp डैश। तो क्या लिखेंगे 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। यहाँ पे डाटा आज रख देंगे, तो यहाँ पे डाटा रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 1/rp डैश इज इक्वल टू 1/r3। r3 कितना है 30, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब 30 20 60 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 30 20 60 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लगा देते हैं मेरे भाई 1/rp डैश, 1/rp डैश इज इक्वल टू 30 20 60 का लसा कितना आएगा 60। 30 दूना के 60, 20 नहीं 60, 60 एकम 60, ठीक है। तो 3 2 5 है, कितना आ जाएगा 6, तो 6/60। इसे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। अब 1/rp डैश का रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा rp डैश इज इक्वल टू 1/10 का उल्टा कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 ओम। तो यहाँ से जो दूसरा वाला 3 रेजिस्टेंस था, इन तीनों को जब सीरीज आर्डर में हमने कंबाइन किया, सॉरी पैरेलल आर्डर में कंबाइन करके एक बनाया तो कितना आ गया 10 ओम का। तो इन तीनों को मिटा के हम नया फिगर जनरेट कर सकते हैं, कितने ओम का, 10 ओम का। और इन दोनों को मिला के एक नया फिगर का मतलब बना सकते हैं, वो कितने ओम का, 8 ओम का। तो नेट रेजिस्टेंस अभी आया नहीं है ना, हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला के जो एक रेजिस्टेंस आया है जिसका वैल्यू 8 ओम आया है, अब नया फिगर जनरेट करेंगे, नया फिगर बनाएंगे। तो नया फिगर कैसे बनाएंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे ये RP है जिसका वैल्यू आपने कितना निकाला है 8 ओम, और इन तीनों को मिला के आपने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जो कितने वोल्टेज का, कितने ओम का होगा, 10 ओम का। तो यहाँ पे RP कितना है मेरे पास, RP डैश, ये है RP डैश, इसका वैल्यू कितना है 10 ओम। अब क्या करेंगे कि आप देख पा रहे हैं RP और RP डैश यानी 8 ओम और 10 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये किस आर्डर में है, तो सीरीज आर्डर में, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट जाएगी उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है। तो RP और RP डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पुनः आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ आप लिख देते हैं कि RP व RP डैश श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध ऐसे आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो जाके आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इनका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं क्या है, RS है, क्या है RS, यस मतलब सीरीज है, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट देख लेते थोड़ा सा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं RS इज इक्वल टू RP प्लस RP डैश, मान रख देते हैं यहाँ से। तो RP मेरे पास कितना था 8 और RP डैश कितना था 10, तो यहाँ से RS मेरे पास कितना देगा मेरे भाई, 10 और 8 मिला के 18 ओम। तो पहले क्वेश्चन का जो नेट आंसर आएगा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो वो जवाब होगा 18 ओम, ये पहले का आंसर होगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा था कुल धारा, तो कुल धारा आप आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको पूरा टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज आपको पता है, तो आप धारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना, दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहीं पे, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा है उसमें लिख रखा है कि कुल धारा बताइए। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, आई नेट, तो आई इज इक्वल टू होता है V बटा के R, है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बटा R, R ओम के नियम से, है ना, आई इज इक्वल टू V बाई R। तो आई नेट आपसे पूछा है, तो आई नेट इज इक्वल टू V बटा R नेट, V बटा R नेट। तो V बटा R नेट, R नेट कितना आया है या R तुल्य कितना आया है 18, V कितना दिया है 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे 12 बटा के 18, 6 से इसे कैंसिल करा देंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18। यहाँ से आई नेट कितना आ जाएगा मेरे भाई, आई नेट आ जाएगा 2 बटा 3 मतलब 0.3 छक 18 आएगा, 3 छक 18, 6 6 आएगा तो इसे 6 7 लिख सकते हैं, ठीक है। निकटतम लेके कितना 6 7 या 6 6 पे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, इतना क्या एम्पियर, कितना एम्पियर, ये आएगा इसका दूसरे सवाल का आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपसे कहा था, पूछा था मतलब पेपर में कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये पूछा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित जो
प्रेरित धारा प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड होगी, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, यानी प्रेरित धारा का जो वैल्यूज होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, वो आपसे पूछा था। उसके बाद ये पूछा था कि जो प्रेरित धारा होगी वो किस बात पे मतलब प्रेरित धारा को ज्ञात करने का कौन सा नियम है वो पूछा था इसमें, और कहा था वो नियम लिखिए। इसके बाद आपसे पूछा था कि इसका हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल यानी उपयोग या प्रयोग कहाँ पे है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखना था, ये था। फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया था विद्युत जनित्र यानी एसी मोटर के बारे में आपको लिखना था 24 नंबर क्वेश्चन में। तो 24 का जो शुरू वाला क्वेश्चन है, अथवा नहीं बता के हम आपसे ये कह रहे हैं, मतलब आपको ये बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो आपसे पूछा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आपसे पूछा था। तो आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, आपने इसे लिखा भी होगा अपने पेपर में, काफ़ी खूबसूरती से लिखा होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम करते क्या हैं कि हम एक कॉइल ले लेते हैं, एक मेरे पास कुंडली होती है ना, कुंडली किस चीज़ की, कापर के, इस पे वायर्स होते हैं, लपेटे गए होते हैं, और इसे हम बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुंजी लगी होती है, यहाँ कुंजी लगी होती है, ठीक है, परिपथ को ऑन रखते हैं। और मेरे पास एक मैग्नेट होता है, क्या होता है, मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ। तो यदि मैग्नेट को हम इस कुंडली के पास लेके आते हैं, है ना, ये इस मैग्नेट को क्या करते हैं, ये जो कॉइल मेरे पास है, जो मेरे पास एक कुंडली है, इसके पास लेके आते हैं, इसको स्थिर रखते हैं, कुंडली को क्या करते हैं, ये कुंडली है, इसको स्थिर रखते हैं, और इस चुंबक को क्या करते हैं, चलाते हैं, चुंबक को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जब हम कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को चलाएं, या फिर चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को चलाएं, तो इन दोनों में एक गति होगी जिसे हम कहेंगे सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब होगा दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, स्टेशनरी रखना है, यानी स्थिर रखना है, रोकना है। तो कुंडली तथा चुंबक की सापेक्ष गति के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या पैदा होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस परिपथ में एक प्रेरित धारा प्रोड्यूस हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को डिफाइन करने की आपके पास दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष गति के कारण, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तो इनके बीच एक कुंडली में, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तभी घटित होगी जब हमारा सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, यानी बंद होगा। पूर्णतया क्या होना चाहिए, बंद। इस तरह से यदि हटा देंगे इसे तो खुला परिपथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, तो सर्किट कंप्लीट है यानी क्लोज्ड है। तो करंट क्या होगा, इसमें बहेगा। जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा, यानी प्रेरित धारा होगी। आपने पढ़ा होगा कि जब आप नॉर्थ को इसके पास लेके आते थे तो क्या होता था, इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या करती थी, निकलती थी। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस इसे पेनेट्रेट करती थी, छेदती थी, भेदती थी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता था, मतलब प्रबल धारा प्रोड्यूस होती थी, प्रबल धारा उत्पन्न होती थी। तो आपसे ये पूछा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आपने इसको लिख दिया होगा कि कुंडली तथा चुंबक के सापेक्ष गति के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी खोज किसने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तो माइकल फैराडे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी क्या किया था, सर्वप्रथम खोज किया था। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपसे पूछा था कि जो ये प्रेरित धारा है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो आपको पता है कि जो प्रेरित धारा है इसे कम बेसी कब कब हम कर सकते हैं, इसकी डिपेंडेंसी किस किस चीज़ पर है। तो यदि प्रेरित धारा का वैल्यूज बहुत बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स, इस पे जो कापर के तार आप लपेटे हैं, है ना, जो आपके पास कॉइल है, जो आप कुंडली लेके आए हैं, उस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए।
यानी जहाँ पे आप 10 कॉपर के तार को लपेटे हैं वहाँ पे उसकी फेरों की संख्या को 50 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो प्रेरित धारा किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? प्रेरित धारा डिपेंड करेगी मेरे भाई फेरों की संख्या पे। दूसरा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देंगे। जहां हम चुंबक कमजोर लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम हाई फाई मैग्नेट इस्तेमाल कर देंगे। जैसे ये यदि लोहे का है तो इसके जगह हम निकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेट, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेट होता है। तो आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा के भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा का मान क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप जो आपके पास कॉइल है, इस कॉइल का जो एरिया है ना, तो इन दो चीज़ों से, मतलब इन दो चीज़ों से आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, फेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा के प्रेरित धारा का मान क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर पूछा था कि प्रेरित धारा को ज्ञात करने का नियम कौन सा है और उस नियम को लिखिए। तो प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंडेड रूल है। कौन सा? फ्लेमिंग राइट हैंडेड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो क्या है, VBI है। क्या? VBI। ये VBI क्या है? फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से, यानी दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम ये पता करेंगे कि जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा किधर है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। ये पूछा था। फिर उसके बाद पूछा था कि इस नियम को लिखिए, आपको लिखना था। तो कैसे? ये नियम क्या था? ये नियम ऐसे ही था, ये भी था, ये बी था, ये आई था, ये भी था, ये बी था, ये आई था। तो आप क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति को निरूपित करे और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे। तब मध्यमा अंगुली चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। मध्यमा अंगुली किसे बताएगी? इंड्यूस्ड करंट को, यानी प्रेरित धारा की दिशा को। ये नियम आपको लिखना था, फ्लेमिंग के राइट हैंडेड रूल का नियम लिखना था। ये नियम मैंने बता दिया। उसके बाद आपसे पूछा था कि इसका इस्तेमाल कहाँ है ना? तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्रेरित जो धारा है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? AC मोटर में। कहाँ करेंगे? AC मोटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्लेमिंग के राइट हैंडेड रूल का इस्तेमाल हम करते हैं AC मोटर में दिशा पता करने के लिए। किस, कौन सी दिशा? इंड्यूस करंट की दिशा, कि जो प्रेरित धारा है वो किस दिशा में बह रही है। इसके बाद जो अथवा क्वेश्चन था 24 का, वो था आपका AC जनरेटर, है ना, उसको लिखना था आपको। तो आप आई होप कि अच्छे से उसे लिखे होंगे। ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में 24वां क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का आया था।